स्वागत है। आज हम 2025-26 में हुई दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और अहम बैठकों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास इन शिखर सम्मेलनों से जुड़ी काफी जानकारी है और हमारा मिशन है इन औपचारिक घोषणाओं और हैंडशेक्स के पीछे छिपे असली मतलब को समझना। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कुछ नेताओं की सालाना बैठकें नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इन सम्मेलनों के विषय, इनके मेजबान देश और इनके जो नतीजे हैं, ये सब मिलकर एक नई दुनिया की तस्वीर बना रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति का संतुलन बदल रहा है और भारत जैसे देश एक नई भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी नजरिए से इन बड़ी बड़ी बैठकों के पीछे की असली कहानी समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से, जहां एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। हाँ? WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो अब तक आधुनिक चिकित्सा का सबसे बड़ा पैरोकार रहा है, अब पारंपरिक चिकित्सा पर इतना जोर क्यों दे रहा है? सही सवाल है। नई दिल्ली में हुआ इसका दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन इसी बदलाव का एक बड़ा संकेत है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बिल्कुल। ये सम्मेलन नई दिल्ली में WHO और भारत के आयुष मंत्रालय ने मिलकर आयोजित किया। और इसकी थीम देखिए। क्या थी थीम? लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना। अच्छा। ये साफ दिखाता है कि स्वास्थ्य को अब सिर्फ बीमारी के इलाज के तौर पर नहीं देखा जा रहा। अब बात एक क्या कहते हैं होलिस्टिक वेलनेस की हो रही है। समग्र कल्याण की। हाँ, समग्र कल्याण। इसका असली मकसद है पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद या चीनी चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान के सबूतों के साथ जोड़कर मुख्य धारा की स्वास्थ्य प्रणालियों का हिस्सा बनाना। और भारत के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। बहुत बड़ा। जामनगर गुजरात में WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना है, वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक सेंटर नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी वाली पहल है, जिसका जिक्र G20 में भी हुआ, हाँ, वो खास तौर पे देखने लायक है। ये सिर्फ ज्ञान को सहेजने की बात नहीं है, ये एक तरह से वैश्विक बौद्धिक संपदा पर पश्चिमी एकाधिकार को चुनौती देने की कोशिश है। मतलब भारत कह रहा है कि योग और आयुर्वेद का भी एक आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य है। बिल्कुल, जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है। WHO की थीम में लोगों और ग्रह दोनों के संतुलन की बात थी, और ग्रह का यही संतुलन हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले आता है, पर्यावरण। पृथ्वी शिखर सम्मेलन मतलब अर्थ समिट के 2 संस्करण हुए, एक हैदराबाद में और दूसरा गांधीनगर में। खास बात यह है कि इनका फोकस ग्रामीण नवाचार पर था। हाँ? तो पर्यावरण की चर्चा अब सिर्फ बड़े शहरों के प्रदूषण से हटकर गांवों की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि असली समाधान वहीं छिपा है। हैदराबाद में जो पहला अर्थ समिट हुआ, उसकी थीम थी वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। और इसे NABARD और IMI ने आयोजित किया। जी, ये इस बात का संकेत है कि अब दुनिया मान रही है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई सिर्फ कार्बन उत्सर्जन घटाकर नहीं जीती जा सकती। हमें अपनी कृषि, जल प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाना होगा। अच्छा, तो यहाँ कृषि तकनीक, स्टार्टअप्स और डिजिटल लिटरेसी जैसे मुद्दों पर जोर था। हाँ, और ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी पर भी। मतलब अब बात सिर्फ समस्या की नहीं, समाधान की हो रही है, और वो समाधान गांवों से आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो सबकी नजरें COP सम्मेलनों पर होती हैं। ब्राजील के बेलम में हुई COP30 बैठक में क्या खास रहा? COP30 बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके नतीजों में बेलम पैकेज सबसे अहम था। बेलम पैकेज, इसमें क्या था? इसकी एक खास बात लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर थी, जहां पहली बार विकसित देशों ने उन विकासशील देशों को सीधी वित्तीय मदद देने पर एक ठोस सहमति बनाई, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। हाँ, जैसे बाढ़, सूखा या समुद्री जल स्तर का बढ़ना। ये सालों से अटकी हुई एक बहुत बड़ी मांग थी, जो अब जाके पूरी हुई। वित्त की बात आई है तो 2035 तक $1.3 ट्रिलियन जुटाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी रखा गया था। हाँ, बहुत बड़ा लक्ष्य था। ये रकम सुनने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन क्या ये वाकई इकट्ठा हो पाएगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र और मल्टीलैटरल बैंकों की भागीदारी जरूरी होगी। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना ही पहला कदम है। इसी के साथ बेलम हेल्थ एक्शन प्लान भी शुरू किया गया। अच्छा। जो जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर जैसे हीट वेव या बीमारियों से निपटने पर केंद्रित है। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अगली COP31 बैठक 2026 में तुर्की के अंतालिया में होगी। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल में है। और यहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के जरिए एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। सही बात है। नई दिल्ली में हुई 8वीं ISA असेंबली की थीम थी एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन
क्या एक विश्व एक ग्रिड असल में मुमकिन है? देखिए, ये विचार सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि क्रांतिकारी है। इसका असल मतलब है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बने सोलर पावर प्लांट को एक इंटरनेशनल ग्रिड से जोड़ दिया जाए। अच्छा। तो जब भारत में रात हो और सोलर ऊर्जा न बन रही हो, तब किसी दूसरे देश, मान लीजिए लैटिन अमेरिका में, जहां दिन है, वहां से बिजली इस ग्रिड के जरिए भारत आ सके। बिल्कुल, ये 24/7 स्वच्छ ऊर्जा का सपना है। लेकिन इसमें भू राजनीतिक चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी? आखिर कोई देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी दूसरे देश के हाथ में क्यों देना चाहेगा? चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं और इसीलिए ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत का गुरुग्राम में ISA का मुख्यालय होना और इस विचार को आगे बढ़ाना ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा विमर्श का नेतृत्व करना चाहता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। दुबई में जो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन हुआ, वो दिखाता है कि सऊदी अरब और UAE जैसे पारंपरिक तेल उत्पादक देश भी अब हरित अर्थव्यवस्था और नवाचार पर दांव लगा रहे हैं। ये एक वैश्विक बदलाव है। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की बात चली रही है तो अब G20 पर आते हैं। भारत के बाद ब्राजील और फिर 2025 में दक्षिण अफ्रीका। ये प्रेसिडेंसी का क्रम अपने आप में एक कहानी कहता है ना? बिल्कुल, ये G20 के फोकस में ग्लोबल साउथ के बढ़ते दबदबे का साफ संकेत है। जोहान्सबर्ग में हुई 20वीं समिट की थीम भी कुछ ऐसी ही थी। खींच रही है जो विकसित G7 देशों के एजेंडे में अक्सर पीछे रह जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जो 6 वैश्विक पहले पेश की, वो भी इसी दिशा में थी। जी बिल्कुल। जैसे कि अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम या ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। ये पहले पारंपरिक सहायता मॉडल से अलग कैसे हैं? ये पारंपरिक सहायता मॉडल को ही चुनौती देती हैं। अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम सिर्फ पैसा देने की बात नहीं करता, ये क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है। अच्छा। इसी तरह पारंपरिक ज्ञान का रिपोजिटरी बनाना, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, विकासशील देशों को उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों पर दावा करने का एक मंच देता है। ये एक बड़ा रणनीतिक कदम है। और ये सिलसिला जारी रहेगा। 2026 में G20 की मेजबानी अमेरिका करेगा। हाँ, लगभग 18 साल बाद ये चक्र दिखाता है कि वैश्विक एजेंडा अब सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहा। अब दक्षिण पूर्व एशिया की ओर चलते हैं। आसियान यानी आसियान के 46वें और 47वें शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए। यहाँ भारत के लिए क्या खास रहा? यहाँ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, भारत ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। अच्छा, समुद्री सहयोग वर्ष। हाँ, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती नौसैनिक और रणनीतिक रुचि का स्पष्ट संकेत है। और दूसरी बात? दूसरा, ईस्ट तिमोर मतलब तिमोर लेस्टे का आसियान का 11वां सदस्य बनना। ये दिखाता है कि यह संगठन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए विस्तार कर रहा है। और अगर हम दूसरे गठबंधनों को देखें तो एक तरफ चीन के तियानजिन में SCO का 25वां शिखर सम्मेलन हुआ और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के हेग में नेटो का। हाँ। इन दोनों में क्या विरोधाभास या समानताएं दिखी? यह वैश्विक शक्ति के 2 अलग अलग ध्रुवों की कहानी है। चीन के नेतृत्व वाले SCO में लाओस को 17वां पार्टनर बनाया गया और एक SCO डेवलपमेंट बैंक का विचार रखा गया, जो वर्ल्ड बैंक या IMF का एक विकल्प हो सकता है। बिल्कुल उसी की कोशिश है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद नेटो और भी मजबूत हुआ है। स्वीडन और फिनलैंड के जुड़ने से अब इसके 32 सदस्य हो गए हैं। तो हेग में हुआ सम्मेलन इसी एकजुटता का प्रदर्शन था। हाँ, और 2026 में इसका अगला सम्मेलन तुर्की में होगा, जो इसकी रणनीतिक पहुंच को दिखाता है। तो एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत अपनी भूमिका बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ये बड़े भू राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। अब इन वैश्विक रुझानों को भारत के घरेलू आईने में देखते हैं। भारत में भी कुछ बड़े सम्मेलन हुए, जैसे भोपाल में अखिल भारतीय TDS सम्मेलन। ये आम आदमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और कर अनुपालन मतलब टैक्स कंप्लायंस पर को बेहतर बनाने से जुड़ा है। CBDT ने आयोजित किया था इसे? हाँ, CBDT ने। इसका मकसद TDS प्रक्रियाओं को आसान बनाना और लोगों को जागरूक करना था। एक मजबूत टैक्स प्रणाली किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रीढ़ होती है। सही बात है। और ये सम्मेलन उसी दिशा में एक कदम था। और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई। थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी मेला तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम इवेंट है और ये भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया था। हाँ, उनका उद्घाटन करना ही इसके महत्व को बताता है। यहाँ 5G, 6G और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो चर्चा हुई वो सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि रणनीतिक थी। मतलब भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि एक निर्माता और निर्यातक बनना चाहता है। बिल्कुल, ताकि वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी एक अहम जगह बना सके। और अंत में रक्षा क्षेत्र। कोलकाता में 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन हुआ। थीम थी सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। इसका क्या मतलब है? ये थीम हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण की पूरी कहानी कहती है। इसका फोकस सिर्फ नए हथियार खरीदने पर नहीं था। तो फिर किस पर था? फोकस था संगठनात्मक सुधारों पर, स्वदेशी रक्षा उत्पादन यानी आत्मनिर्भर भारत, और भविष्य के युद्धों जैसे साइबर और स्पेस वॉरफेयर के लिए तैयारी करने पर। अच्छा, तो ये उन वैश्विक भूराजनीतिक बदलावों का सीधा जवाब है जिनकी चर्चा हमने नाटो और एससीओ के संदर्भ में की थी। बिल्कुल। रायसीना डायलॉग 2025 की। ये इसका 10वां संस्करण था, नई दिल्ली में। इसकी थीम थी काला चक्र, लोग, शांति और ग्रह। ये काला चक्र शब्द सुनने में बहुत भारी और दार्शनिक लगता है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। काला चक्र का मतलब है समय का पहिया। इस थीम को चुनकर भारत ने एक बहुत गहरा संदेश दिया। संदेश ये कि हम आज की जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ आज की लड़ाइयों और गठबंधनों के नजरिए से नहीं देखते। हम इसे एक लंबे ऐतिहासिक चक्र के हिस्से के रूप में देखते हैं। इसमें लोग, शांति और पर्यावरण, ये तीनों चीजें बराबर की हिस्सेदार हैं। और जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जैसे नेता मुख्य अतिथि बनकर आते हैं तो ये दिखाता है कि भारत की इस सोच को दुनिया सुनने को तैयार है। ये विदेश मंत्रालय और ORF की एक बड़ी कामयाबी है। तो एक तरफ ये दार्शनिक सोच है और दूसरी तरफ बिल्कुल ठोस भविष्य की तकनीक। नई दिल्ली में ही ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 भी हुआ और इसकी थीम सिर्फ एक शब्द थी, संभावना। मुझे ये थोड़ा अस्पष्ट सा लगा। क्या इसका कोई गहरा मतलब था या ये सिर्फ एक आकर्षक शब्द है? नहीं, ये सिर्फ आकर्षक नहीं है बल्कि बहुत सोचा समझा कदम है। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं तो आप विकास या सुरक्षा जैसे शब्द चुन सकते हैं, लेकिन जब आप संभावना कहते हैं तो आप AI के अच्छे, बुरे और अनजाने पहलू सब पर बात करने का दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण संतुलित है। हम अवसरों को लेकर उत्साहित हैं पर खतरों से भी वाकिफ हैं। ये टेक्नोलॉजी और विदेश नीति के गहरे जुड़ाव का सीधा सबूत है। और भारत की बढ़ती भूमिका का एक और उदाहरण मिला जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता संभाली। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ड्रग्स का कारोबार आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से सीधे तौर पर जुड़ा है। जब भारत इस आयोग की अध्यक्षता करता है और वियना में हमारे स्थायी प्रतिनिधि शंभू S कुमरान इसके अध्यक्ष बनते हैं तो इसका मतलब है कि अब ड्रग से जुड़ी ग्लोबल पॉलिसी बनाने में भारत का रोल कितना बढ़ गया है। मतलब दुनिया अब इस मामले में भारत की बात सुन रही है। बिल्कुल, और ये हमारी बढ़ती वैश्विक साख को दिखाता है। वैश्विक मंच से हटकर अगर भारत की अपनी अनूठी पहल की बात करें तो प्रगति मीटिंग की 50वीं बैठक हुई। ये एक बड़ा मील का पत्थर है। ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नेंस में भारत का एक अनोखा इनोवेशन है। सोचिए, प्रधानमंत्री खुद देश के हर बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के सबसे बड़े अधिकारी एक साथ एक स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो एक तरह से ये तकनीक का इस्तेमाल करके लाल फीताशाही को काटने जैसा है। बिल्कुल। 50वीं बैठक होना ये बताता है कि ये कोई एक बार का प्रयोग नहीं था, बल्कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम बन चुका है जो सरकारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाने में लगातार मदद कर रहा है। तो एक तरफ भारत अपनी वैश्विक भूमिका को नया आकार दे रहा है, लेकिन दुनिया में पहले से मौजूद ताकतें और नए उभरते गुटों के बीच भी एक खींचतान चल रही है। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स समिट 2025 की, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। बिल्कुल। ब्रिक्स अब वो नहीं रहा जो एक दशक पहले था। ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के जुड़ने से अब ये 10 देशों का एक मजबूत गुट बन गया है। और इसकी थीम ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना ये साफ बताती है कि इसका मकसद अब सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक समीकरणों को बदलना है। तो ये ग्लोबल साउथ की आवाज को और बुलंद करने की कोशिश थी। हाँ, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के नेतृत्व में। अच्छा, तो 2025 में ब्राजील और फिर 2026 में सीधे भारत।
मतलब ब्रिक्स की अध्यक्षता एक तरह से ग्लोबल साउथ के दो बड़े नेताओं के हाथ में लगातार रहेगी। इसका कोई खास महत्व है? वो दिखाता है ब्राजील जिस एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, भारत उसे वहीं से उठाकर और आगे ले जाएगा। और भारत में होने वाले 18वें समिट की थीम के जो कीवर्ड्स आए हैं, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, वो इशारा करते हैं कि भारत का फोकस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी पर नहीं बल्कि ठोस नतीजों पर होगा। और ये चौथी बार होगा जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। जी, जो इस गुट में भारत के केंद्रीय महत्व को दिखाता है। तो एक तरफ ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है जो ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने की बात कर रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दुनिया का पुराना पावर सेंटर G7 कनाडा के कनानास्किस में हुए उनके 51वें समिट में क्या इस बदलते समीकरण की कोई झलक दिखी? बिल्कुल, G7 में ये तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। एक तरफ तो वे अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना ये दिखाता है कि वो भारत जैसी उभरती ताकतों के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस समिट से दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आईं। वो क्या थी? पहली थी कनानास्किस वाइल्डफायर चार्टर। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। कनाडा ने पिछले कुछ सालों में इतिहास की सबसे भयानक जंगली आग देखी है। ये चार्टर G7 देशों का इस बात को स्वीकार करना है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो उनके अपने घरों को जला रही है। और दूसरा G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान, ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब है? आसान भाषा में कहें तो ये वो खनिज हैं जिनके बिना हमारे फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बन सकती, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल। अभी तक इन खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा रहा है। अच्छा, तो G7 का ये एक्शन प्लान सीधे तौर पर उस निर्भरता को कम करने और अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की एक जियोपॉलिटिकल कोशिश है। मतलब टेक्नोलॉजी और व्यापार के मोर्चे पर एक नई तरह की घेराबंदी। एक तरह से, हाँ। और ये सिलसिला जारी रहेगा। 2026 में 52वां G7 समिट फ्रांस में होगा। हाँ, और ये एक दिलचस्प तथ्य है कि पहला G7 समिट भी 1975 में फ्रांस में ही हुआ था। ये इन देशों के बीच लंबे सहयोग को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी सवाल खड़ा करता है कि 50 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है और क्या G7 आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। इन बड़े शक्ति गुटों से परे दुनिया कुछ ऐसे मुद्दों पर भी एक साथ आ रही है जो हम सबकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पेरिस में AI एक्शन समिट 2025 हुआ और यहाँ सबसे खास बात ये थी कि इसकी मेजबानी तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने की, लेकिन सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत साझेदारी को दिखाता है। बिल्कुल, सिर्फ रक्षा सौदों से आगे बढ़कर भविष्य की टेक्नोलॉजी को आकार देने की साझेदारी। यहाँ चर्चा इस बात पर नहीं थी कि AI क्या कर सकता है, बल्कि इस बात पर थी कि AI को क्या करने की इजाजत होनी चाहिए। मतलब AI का नैतिक उपयोग। जी, और इसके लिए वैश्विक नियम बनाना अब सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। और ये बातचीत सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रही। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक की थीम भी इसी से जुड़ी थी, इंटेलिजेंट एज के लिए सहयोग। हाँ, और ये दिलचस्प है क्योंकि WEF वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी और नेता मिलते हैं। जब डावोस जैसी जगह पर इंटेलिजेंट एज की बात होती है तो इसका मतलब है कि AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों का विषय नहीं रहा, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया है। सही बात है। क्लॉस श्वाब द्वारा स्थापित यह मंच अब इसी सवाल से जूझ रहा है कि इस नई तकनीकी क्रांति को कौन नियंत्रित करेगा और कैसे, ताकि इससे फायदा सबको हो, न कि सिर्फ कुछ कंपनियों को। इस डिजिटल दुनिया की चुनौतियों से हटकर अगर हम अपनी धरती की चुनौतियों पर आएं, तो पर्यावरण से जुड़े भी दो बड़े सम्मेलन हुए। पहला रियाद में UNCCD COP16। हम अक्सर क्लाइमेट चेंज की बात करते हुए सिर्फ कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं, लेकिन जमीन का बंजर होना यानी मरुस्थलीकरण एक उतना ही बड़ा खतरा है। UNCCD इसी पर केंद्रित है और यहाँ भारत ने सिर्फ बात नहीं की बल्कि एक ठोस समाधान पेश किया, अपना महत्वाकांक्षी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। 1.15 मिलियन हेक्टेयर भूमि को फिर से हरा भरा करने का लक्ष्य। हाँ, और ये दुनिया को दिखाता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितना गंभीर है।
तो एक तरफ बंजर जमीन को बचाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ नमी वाली जमीन यानी वेटलैंड्स को। जिम्बाब्वे की विक्टोरिया फॉल्स में रामसर कन्वेंशन COP15 हुआ। बिल्कुल। वेटलैंड्स को धरती के गुर्दे यानी किडनीज ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि वे पानी को साफ करते हैं। विक्टोरिया फॉल्स जैसी शानदार जगह पर इस सम्मेलन का होना दुनिया का ध्यान इस जरूरी मुद्दे की तरफ खींचने की एक कोशिश थी। और भारत की तरफ से भी एक मजबूत उपस्थिति रही। जी, जब भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ मंत्री प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हैं, तो ये हमारी राष्ट्रीय नीतियों में भी वेटलैंड्स के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, हमने वैश्विक गुटों और वैश्विक मुद्दों की बात की। अब जरा क्षेत्रीय सहयोग पर नजर डालते हैं। बैंकॉक, थाईलैंड में छठा बिम्स्टेक समिट 2025 हुआ। ये संगठन आखिर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? बिम्स्टेक को समझने के लिए हमें सार्क को देखना होगा। जहां पाकिस्तान के साथ मुद्दों की वजह से सार्क लगभग ठप पड़ा है, वहीं बिम्स्टेक भारत को बंगाल की खाड़ी के जरिए अपने पूर्वी पड़ोसियों और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का एक अहम जरिया बन गया है। तो ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति का संगम है। बिल्कुल। यहाँ अपनाए गए बैंकॉक विजन 2030 का लक्ष्य इसी कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, और भारत की बोधी पहल मानव संसाधन विकास के जरिए इन रिश्तों को और गहरा करने की एक कोशिश है। क्षेत्रीय सहयोग के अलावा एक और दिलचस्प सम्मेलन दुबई में हुआ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। इसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। आप इसे सरकारों का दावोस कह सकते हैं। यहाँ दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा करने आते हैं कि 21वीं सदी में सरकारें कैसे काम करें। मतलब सरकारी दफ्तरों को कैसे बदला जाए, डिजिटल तकनीक से प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जाए। जी, ये समिट गवर्नेंस में इनोवेशन और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने पर केंद्रित था। और आखिर में एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एपेक समिट 2025, जो दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में हुआ। एपेक मुख्य रूप से एक आर्थिक मंच है जो इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर काम करता है। इसकी थीम एक स्थायी कल का निर्माण ये दिखाती है कि अब आर्थिक विकास को पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और 2026 का समिट चीन के शेंज़ेन में होना तय है। हाँ, जो यह भी तय करता है कि इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक भूमिका केंद्रीय बनी रहेगी। पर्यावरण, मेरे सामने है यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स यानी UNFF20। नाम से तो लगता है कि ये सिर्फ जंगलों और पेड़ों पर बात करने के लिए हुआ होगा। हाँ, नाम थोड़ा सा सीमित लग सकता है। क्या इसमें कुछ और भी था? बिल्कुल, ये न्यूयॉर्क में हुआ और यहाँ बात सिर्फ पेड़ों की नहीं थी। असल में चर्चा का दायरा बहुत बड़ा था। अच्छा। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जंगल, जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसमें बड़ी बिल्लियां यानी टाइगर, लायन जैसे जानवरों के संरक्षण का मुद्दा भी उठा। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और भारत की भागीदारी ने इसे और भी अहम बना दिया। तो हाँ, ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाने की एक बड़ी कोशिश थी। अच्छा, तो ये एक तरह से सारे डॉट्स कनेक्ट करने जैसा था। लेकिन ये तो एक खास फोरम हुआ। कोई ऐसा भी मंच है जहाँ पर्यावरण से जुड़े सारे बड़े फैसले एक साथ लिए जाते हैं? मैंने यूएन एनवायरमेंट असेंबली के बारे में सुना है। जी, UNEA। हाँ, जो नायरोबी में हुई। क्या हम इसे पर्यावरण की एक तरह की वर्ल्ड पार्लियामेंट कह सकते हैं? हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। नैरोबी, जहाँ UNEP का हेडक्वार्टर है, वहीं इसकी 7वीं बैठक हुई। ओके। UNA ही वो जगह है जहाँ दुनिया के देश मिलकर पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीतियां तय करते हैं। और इसका थीम क्या था? इसका थीम भी बहुत कुछ कहता है। एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना। मतलब अब सिर्फ समस्या की बात नहीं बल्कि समाधान ढूंढने पर जोर है। ठीक है, तो एक तरफ दुनिया नैरोबी में बैठकर नियम बना रही है, लेकिन इसका असर जमीन पर कैसे दिखता है? भारत में भी तो दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हुआ। जी हुआ। तो क्या ये वैश्विक नीतियों को भारत में लागू करने का एक तरीका है? बिल्कुल। TERI जो इसे आयोजित करता है, भारत का एक प्रमुख थिंक टैंक है। और इस समिट का थीम था सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। साझेदारी, पार्टनरशिप। जी, यहाँ साझेदारी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी, और इसे अकेले हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए यह समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकार, कंपनियां, वैज्ञानिक सब मिलकर काम करने का रास्ता तलाशते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, भारत का 2070 का लक्ष्य
कई विकसित देशों के 2050 के लक्ष्य से 20 साल बाद है। क्या इस पर कोई बहस हुई? क्योंकि अक्सर ऐसे सम्मेलनों पर टॉक शॉप होने का आरोप भी तो लगता है। ये बहुत जरूरी सवाल है और हाँ, इस पर हमेशा बहस होती है। भारत का तर्क ये है कि हमारी विकास की जरूरतें विकसित देशों से बहुत अलग हैं। सही बात है। हमें विकास भी करना है और पर्यावरण भी बचाना है, तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। और रही बात टॉक शॉप की, तो देखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता। ये सम्मेलन ही वो जगह है जहां मुश्किल विषयों पर बातचीत शुरू होती है। जहां से एक शुरुआत होती है। जी, साझेदारियां बनती हैं और फिर जाकर जमीन पर काम दिखता है। बिना बातचीत के तो कोई हल निकल ही नहीं सकता। बात तो सही है। और जलवायु समाधानों की बात करें तो आजकल एक शब्द हर तरफ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, बिल्कुल। रॉटरडैम में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 भी हुआ। क्या ये वाकई भविष्य का ईंधन है? इस समिट से क्या निचोड़ निकला? देखिए, अभी इसे पूरी तरह भविष्य का ईंधन कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। ये समिट दिखाता है कि दुनिया इसे लेकर कितनी गंभीर है। और भारत के MNRE सचिव का वहां होना ये बताता है कि भारत इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स का भी मामला है। ये दिलचस्प है। मतलब भारत अब सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एक लीडर की भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और ये बात मुझे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली पर ले आती है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। जी, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और संरक्षणवादी जीत है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। सोचिए, दुनिया की 7 सबसे बड़ी बिल्लियां, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इन सबको बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, और उसका नेतृत्व भारत कर रहा है। एकदम। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो एक तरफ संरक्षण के जरिए सॉफ्ट पावर और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सीधी कोशिश। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हुआ। जी, इसका चौथा संस्करण। इसका थीम था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका एक आम किसान के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग का मतलब है कि किसान जो उगा रहा है उसे सीधे बाजार में ना बेचकर उससे कुछ नया बनाया जाए। जैसे टमाटर से केचप बनाना? बिल्कुल। इससे उस उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, जिसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसका सीधा फायदा किसान की आय पे पड़ता है, बर्बादी कम होती है और निर्यात के नए रास्ते खुलते हैं। अच्छा, तो ये पूरे इकोसिस्टम को एक साथ लाने की कोशिश थी। जी, किसान, कंपनियां, टेक्नोलॉजी और सरकार। और भारत मंडपम तो आजकल बड़े आयोजनों का गढ़ बन गया है। विमानन उद्योग का वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 भी वहीं हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री ने भी इसे संबोधित किया। लेकिन एक तरफ हम दुनिया भर के एयरलाइंस के CEOs की मेजबानी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे एयरपोर्ट्स पर भीड़ और फ्लाइट्स में देरी की खबरें आम हैं। क्या इस समिट में इन जमीनी चुनौतियों पर भी बात हुई? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, ये समिट भारत की बढ़ती विमानन शक्ति का प्रतीक जरूर है, लेकिन हाँ, इस चमक के पीछे चुनौतियां भी हैं। इन समिट्स में सीधी सीधी आलोचना कम होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुधारने और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा जरूर होती है। ये एक तरह का सिग्नल होता है कि हम अपनी समस्याओं को जानते हैं और उन्हें सुलझाने के लिए वैश्विक सहयोग चाहते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प है, हम वैश्विक विमानन हब की बात कर रहे हैं और साथ ही गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ। ये फोकस में एक बड़ा बदलाव है। और ये बहुत जरूरी बदलाव है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। ओके। देखिए, देश की तरक्की असल में शहरों और गाँव की तरक्की से होती है। ये सम्मेलन पहली बार देश भर के मेयर और अध्यक्षों को एक मंच पर लाया ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ये जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी पहल है। एकदम। बिल्कुल। और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के साथ साथ रोजगार भी जरूरी है। अब आते हैं कपड़ा उद्योग पर। गुवाहाटी में नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हुई। जी। इसमें 2030 तक $350 बिलियन की इंडस्ट्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या ये हकीकत में संभव है? लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और टक्कर भी कड़ी है बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से। वही तो। और लेकिन भारत के पास कुछ ताकतें हैं, जैसे कच्चा माल, कुशल कारीगर। ये सम्मेलन इन्हीं ताकतों को एक साथ लाकर एक रणनीति बनाने के लिए था। और ये क्षेत्र नौकरियां भी बहुत देता है। खेती के बाद सबसे ज्यादा, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को। तो ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता का भी सवाल है।
इन सभी नीतियों को लागू करने के लिए एक मजबूत विधायी ढांचा चाहिए। मुझे 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बारे में पढ़कर हैरानी हुई। ये 1921 से चल रहा है। हाँ, 100 साल से भी ज्यादा। ये लखनऊ में हुआ। इतने सालों से ये लोग हर साल मिलके क्या बात करते हैं? ये बहुत ही आकर्षक सवाल है। देखिए, ये परंपरा आजादी से भी पुरानी है। इसमें सभी राज्यों के स्पीकर और सभापति शामिल होते हैं। ओके। और हर साल नई चुनौतियां आती हैं, कभी दल बदल का मुद्दा, कभी सदन में हंगामे का। ये सम्मेलन इन सभी को अपने अनुभव साझा करने और संसदीय लोकतंत्र को बेहतर बनाने के तरीके खोजने का मौका देता है। तो एक तरह से ये लोकतंत्र की मशीनरी को तेल देने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा वापस वैश्विक मंच पर चलते हैं। बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 एंड डिजिटल हुआ। इसका थीम मुझे थोड़ा निराशावादी लगा। एक खंडित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। ये आज की दुनिया की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। एक तरफ हम महामारियों से लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग की बात करते हैं, और दूसरी तरफ दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव और युद्ध बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर भी सहयोग करना मुश्किल हो जाता है। ये थीम इसी चुनौती की ओर इशारा कर रहा था। और इसमें डिजिटल शब्द का जुड़ना वो बताता है कि भविष्य में स्वास्थ्य सेवाएं डेटा, एआई और टेक्नोलॉजी पर कितनी ज्यादा निर्भर होंगी। ऐसी बटी हुई दुनिया में शायद सांस्कृतिक संवाद और भी जरूरी हो जाता है। नई दिल्ली में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन भी हुआ। जी, भारत मंडपम में। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन था या इसका कोई कूटनैतिक पहलू भी था? इसमें दोनों ही बातें थीं। एक उद्देश्य तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ावा देना था, लेकिन साथ ही यह भारत के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत और सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने रखने का एक बड़ा मंच भी था। बौद्ध धर्म को मानने वाले कई देश इसमें शामिल हुए, जिससे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलती है। और इन सभी बड़े बड़े वैश्विक विषयों से हटकर एक कार्यक्रम ऐसा है जो सीधे हमारे घरों तक पहुंचता है, परीक्षा पे चर्चा। हाँ, इसका 9वां संस्करण हुआ। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पीआर इवेंट मान सकते हैं। क्या इसका कोई गहरा सामाजिक महत्व भी है? बिल्कुल है। ये दिखाता है कि नीति निर्माताओं का ध्यान अब छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और अकादमिक दबाव जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर भी जा रहा है। मतलब ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। जी। जब देश का प्रधानमंत्री सीधे छात्रों और अभिभावकों से परीक्षा के तनाव को लेकर बात करता है, तो यह पूरे समाज को एक संदेश देता है कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितनी उनकी मार्कशीट। वाह! तो हमने न्यूयॉर्क के जंगलों से लेकर दिल्ली में छात्रों के परीक्षा तनाव तक का एक लंबा सफर तय किया। इन सब अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी समस्या, चाहे वो जलवायु हो या आर्थिक विकास, अकेले नहीं सुलझाई जा सकती। सही बात है। ये सम्मेलन सिर्फ बैठकें नहीं है, बल्कि ये उस वैश्विक मशीनरी के पुर्जे हैं जहां समस्याओं को सुलझाने, नीतियां बनाने और सहयोग का ढांचा तैयार करने का मुश्किल काम होता है।